प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुपम परिहार, प्रवक्ता एंग्लो बंगाली इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, यह कक्षा 12 के विद्यार्थियों की हिंदी विषय की कक्षा है और इसमें आज कथा साहित्य के अंतर्गत पाठ 2 के तहत मैंने पंचलाइट कहानी को लिया है। अब इस पाठ के साथ जो अंकभार निर्धारित है वह कुल 5 अंकों का निर्धारित है। यह पाठ पढ़ाने का मेरा एक उद्देश्य है। उद्देश्य इस रूप में मैं कह रहा हूं कि यह जब पाठ में पढ़ा लूंगा तो आप जो बातें सीखेंगे वह पहले समझ लें। कहानी विधा से आपका परिचय प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, कहानी के तत्वों का आप परिचय प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा, शब्दों के शब्दार्थ का ज्ञान आपको हो जाएगा। और चौथा है, भावी परीक्षा में अंक भार की दृष्टि से पाठ योजना की तैयारी में आपको सहायता मिल सकेगी। तो आइए चलते हैं और चर्चा करते हैं कहानी किसे कहते हैं। इस पर मैं एक अपना कथन दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी आधुनिक गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। कहानी का शीर्षक अत्यंत ही आकर्षक होता है तथा इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना इत्यादि की मानसिक व्यंजना करना होता है। कहानी कलात्मक और छोटी होती है, लेकिन यह बड़े से बड़े भाव की व्यंजना करने में समर्थ होती है। इस कथन के पश्चात मैं कुछ विद्वानों की परिभाषाओं से भी आपका परिचय करा रहा हूं कि उन्होंने कहानी के संदर्भ में क्या कहा है। सबसे पहली परिभाषा कथाकार मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा हम ले लेते हैं, जिन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी ने कहा, कहानी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। दूसरी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लेते हैं, जिन्हें आप एक निबंधकार और समालोचक के रूप में जानते हैं। आचार्य शुक्ल का कहना है, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लेकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली गद्य विधा कहानी है। एक तीसरे विद्वान हैं एडगर एलन पो। उनका कहना है, कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है जिसके पढ़ने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। अब यह परिभाषा और जो अभिकथन मैंने कहा है बच्चों, उसके आधार पर मैं कहानी के बारे में यह बातें कह सकता हूं। पहला, कहानी में एक ही विषय का प्रस्तुतिकरण होता है। ध्यान दीजिएगा, कहानी में एक ही विषय का प्रस्तुतिकरण होगा। दूसरा, इसमें मानवीय संवेदनाओं, अनुभूतियों एवं तथ्यों की रोचक व्यंजना होती है। तीसरी बात, वस्तु तत्व का आकार लघु या छोटा होता है। चौथी बात, इसे पढ़ने में आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग सकता है। और अंतिम बात, कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो मुझे लगता है आप कहानी क्या है इस तथ्य से परिचित हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कहानी के तत्वों पर चर्चा करने के लिए। पिछली कक्षा में आप कहानी के तत्व पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं कहानी के तत्वों का संक्षेप में आपसे परिचय करा रहा हूं। बच्चों, कहानी के कुल 6 तत्व माने गए हैं। पहला, कथानक या कथा वस्तु। दूसरा, पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा, संवाद या कथोपकथन। चौथा, भाषा शैली। पांचवा, परिवेश, देशकाल या वातावरण। और छठा, उद्देश्य। यह आपको मैं बता दूं कि जो पीले रंग से मैंने ये चीजें लिखी हैं, कथानक या कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण और उद्देश्य, इन्हीं बिंदुओं पर आपसे बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के लिए। अब बच्चों, आइए सीधे चलते हैं अपने मुख्य प्रकरण पंचलाइट कहानी पर। तो पंचलाइट कहानी, ये देखिए, पंचलाइट जो कहानी जिसका शीर्षक है वो ये है।
पंचलाइट, ये वास्तव में पेट्रोमैक्स जो अंग्रेजी का शब्द है उसका रूपांतरण है। स्थानीय भाषा में लोग इसी को पंचलाइट कहते हैं। विभिन्न जगहों पर इसके नाम अलग अलग हैं। किसी गांव में जैसे इसको गैस भी बोला जाता है, लेकिन जिस गांव की ये कहानी है बिहार के उस पिछड़े गांव में, उसको वह लोग पंचलाइट कहते हैं और शीर्षक इसीलिए रेणु ने इस कहानी का पंचलाइट दिया है। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। यह एक आंचलिक कहानी है। जैसे मैंने यह कहा कि यह एक आंचलिक कहानी है, आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठा कि आंचलिक कहानी क्या होती है। तो बच्चों सुनिए, आंचलिक कहानी के कथानक का आधार आंचल विशेष की घटनाएं तथा वहां का जनजीवन होता है। तमाम परिस्थितियां कथा को एक सूत्र में बांधती हैं। इसमें लोक संस्कृति का चित्रण किया जाता है तथा वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन, आदर्शों, विश्वासों, भौगोलिक मान्यताओं को इसमें स्वीकृति दी जाती है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आप किसी भी कहानी को आंचलिक कहानी कह सकते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इसलिए आइए पहले फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन के बारे में संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार प्रांत के अररिया जिले के एक गांव औराही हिंगरा में हुआ था। इनकी माता का नाम पाड़ो देवी और पिता का नाम शिलानाथ मंडल था। रेणु जी के बचपन का नाम फनेसरा था। यहां पर यह जो शब्द रेणु लिखा है, यह नाम उनको प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने दिया था। आप जानते हैं नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन फणीश्वर नाथ रेणु के अच्छे मित्रों में थे, तो रेणु जी ने उनसे अपने घर की भी चर्चा किया करते थे। तो रेणु जी ने बताया था उनसे कि जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे घर में आर्थिक अभाव था और मेरे जन्म के समय मेरी दादी एक छोटा सा उत्सव करना चाहती थी। उन्हें धन की आवश्यकता थी तो उन्होंने उधार लिया था, ऋण लिया था। तो इसी पर उन्होंने, नागार्जुन ने कहा तब तो तुम अपने नाम के आगे रेणु लगा लो। तो उन्होंने रेणु शब्द ये लगा लिया और तभी से यह रेणु शब्द उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, रेणु जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वह उनके गांव के आसपास फर्गुसनगंज से प्रारंभ हुई। बाद में विराटनगर में भी उनकी शिक्षा हुई। विराटनगर नेपाल में है। रेणु जी का संबंध क्रांतिकारियों से भी था तथा उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। 11 अप्रैल 1977 को रेणु जी का निधन हो गया। तो यह बातें रेणु के जीवन से जुड़ी थी। अब आइए जरा उनकी रचनाओं पर हम लोग चर्चा कर लें। रेणु जी एक बड़े उपन्यासकार और कथाकार हैं। उन्होंने बहुत से उपन्यास, रिपोर्टाज और ढेर सारी कहानियां लिखी हैं। तो पहले आइए हम उपन्यासों की चर्चा करते हैं। रेणु जी का पहला उपन्यास है मैला आंचल। यह उन्होंने 1954 ईस्वी में लिखा था। यह उनका पहला उपन्यास है और इसे भी आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। उसके बाद के उपन्यासों में परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड इत्यादि हैं। अब बेटा उपन्यासों के बाद आइए रिपोर्टाज की चर्चा कर लें। तो रेणु जी के बहुत से रिपोर्टाज हैं, लेकिन मैंने 2 की चर्चा इसमें की है। पहला है नेपाली क्रांति कथा और दूसरा है वन तुलसी की गंध। यह उनके दोनों रिपोर्टाज हैं। अब हम लोग आते हैं कहानियों पर। रेणु जी की कुल 63 कहानियां हैं और उन 63 कहानियों के लिए कई उनके कथा संग्रह हैं, जिसमें ठुमरी नामक जो कथा संग्रह है वह अत्यंत उनका चर्चा में रहा है। इस संग्रह में उनकी कुल 9 कहानियां संकलित हैं और इसी संग्रह में पंचलाइट कहानी भी संकलित है। इसके अलावा एक कहानी की चर्चा मैं इस संग्रह की और करूंगा। उसमें एक कहानी है मारे गए गुलफाम, और इस कहानी पर, रेणु की इस कहानी पर एक निर्माता हैं जिनका नाम है शैलेंद्र, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी तीसरी कसम। राज कपूर और वहीदा रहमान ने उसमें अभिनय किया था। तो यदि यह फिल्म कहीं आपको मिले तो जरूर देखिएगा, तीसरी कसम, क्योंकि यह रेणु की ही एक प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर बनाई गई है। अब बच्चों ध्यान दीजिए,
ठुमरी के अलावा उन्होंने एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर और अच्छे आदमी भी लिखा है। यह भी उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। ध्यान देने की बात अब आपको यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 की परीक्षा में कहानी से जो प्रश्न बनते हैं वह कहानी की कथा वस्तु, कहानी के उद्देश्य, और यहां शब्द सीमा दी रहेगी 80 शब्द में, और चरित्र चित्रण पर ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो मुख्य रूप से मेरा जो लेक्चर होगा इन्हीं 3 बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा। अब हम सीधे आते हैं पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु या कथानक पर। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु या कथानक अत्यंत ही रोचक और जिज्ञासापूर्ण है। बिहार के एक पिछड़े से गांव में कुल 8 पंचायतें हैं जो जात के आधार पर टोले में बसी हैं। टोले में बाभन टोला, राजपूत टोला, महतो टोला इत्यादि कई टोले हैं। सभी टोलों में सबसे पिछड़ा टोला महतो टोला ही है। सभी टोलों के पास दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोबैक्स है। पेट्रोबैक्स को ही गांव वाले स्थानीय बोली में पंचलाइट कहते हैं। महतो टोली के पास पंचलाइट का न होना उनके लिए असम्मान की बात थी, इसलिए पंचायत ने दंड जुर्माने के पैसे से पंचों व सरपंच ने रामनवमी के बेले से एक पंचलाइट खरीदने का निर्णय लिया और उन्होंने बाद में पंचलाइट खरीदा और उसे लेकर बड़े उत्साह के साथ अपने गांव की ओर बढ़े। लेकिन रास्ते में ही बाभन टोली के फुटंगी झा टकरा गए और उन्होंने महतो टोली के लोगों को देखा तो उन्हें ईर्ष्या हुई कि महतो टोली के पास भी पंचलाइट आ गई। उन्होंने व्यंग किया, कितने का लालटेन लिया हो महतो। इस पर महतो टोली के लोग भुनभुनाते हुए बोले, बाभन टोली के लोग ऐसी ही बात करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। और इस तरह उन लोगों ने फुटंगी झा को खरी खोटी सुनाई और धीरे धीरे पंचलाइट को लेकर अपने गांव अर्थात अपने टोले की ओर आगे बढ़े। अब जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं अपने टोले में और वहां पर एक समस्या आ जाती है। महतो टोली में कोई भी पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। एक लड़का गोधन जो किसी दूसरे गांव से महतो टोली का ही निवासी हो गया था, पंचलाइट जला लेता था, लेकिन गोधन को पंचायत ने बिरादरी से बाहर कर रखा था। इसका कारण यह था कि गोधन अपने ही टोले की एक लड़की मुनरी से प्रेम करता था और उसे देखकर सिनेमा का गीत गाता था, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, और आंख का इशारा भी करता था। जैसे ही यह बात मुनरी की मां गुलरी काकी को पता चली, उन्होंने इसकी शिकायत पंचायत से की। पंचायत ने इसी आरोप में उसे बुलाया और 10 रुपए का जुर्माना किया। नहीं दे पाने के कारण वह जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, टोले से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब समस्या यह आ गई कि जब जात से वो बहिष्कृत कर दिया गया तो पंचलाइट जलाए कौन। लेकिन मुनरी को यह बात पता चली और मुनरी अपनी सखी कनेली से कहती है कि देख बड़ा खराब वातावरण हो गया है, तू ऐसा कर सरदार से कह दे कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है। जैसे यह सूचना उसमें आती है वह तुरंत पंचायत के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं और सरदार ने एक प्रश्न सूचक दृष्टि डाली कि क्या किया जाए, क्या गोधन को बुलाया जाए। तो लोगों ने कहा हां, जब जात की इज्जत ही दांव पर लगी हुई है तो गोधन को बुला लेना ही अच्छा होगा। तो एक छणीदार जाता है, एक व्यक्ति है और वह गोधन को बुलाने उसके झोपड़े पर जाता है। गोधन भाव दिखाता है, कहता है ऐसा है मैं नहीं जाऊंगा, अभी कुछ बिगड़ जाएगा तो कल मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। इतने में गुलरी काकी कौन है, मुनरी की मां, वह खुद उठ के गई और गोधन को मना करके ले आई और गोधन आ जाता है। गोधन ने कहा, आते ही कहा कि ऐसा है कि जरा स्प्रिट दे दो, क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए स्प्रिट की आवश्यकता थी। स्प्रिट वो लोग नहीं लाए थे। फिर सारे लोगों में मायूसी छा गई कि देखो ये लोग पता नहीं क्या करके आए, स्प्रिट भी नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि स्प्रिट तो लाए नहीं है।
कहा तो गोधन कहता है जाने दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गरी का तेल ला दो। गरी माने नारियल का तेल। जैसे ही गोधन के मुंह से बात निकली कि गरी का तेल ला दो, मुनरी दौड़ करके गई और एक मसली में गरी का तेल लाती है, और वह गरी का तेल जैसे ही उसको देती है, वह उसको डाल करके पंचलाइट में धीरे धीरे जलाने की कोशिश करता है, और वह पंचलाइट अचानक जल जाती है। पूरी महतो टोली में प्रकाश छा जाता है और सभी लोग बड़े आनंदित और प्रसन्न हो जाते हैं और एक स्वर में बोलते हैं, महावीर स्वामी की जय। अब चारों ओर उल्लास का वातावरण है। इतने में सरदार ने बुलाया गोधन को, कहा गोधन इधर आओ। उसने कहा कि चूंकि तुमने पंचायत की इज्जत बचाई है, टोले की इज्जत बचा ली है, जात की इज्जत बचा ली है, इसलिए तुम्हारा सब खून माफ, जाओ खूब गाओ सलीमा वाला गाना। इस तरह से यह कथानक समाप्त होता है और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है कथानक के साथ। तो देखा आपने कितना है, यहां होत लिख गया है, होता होना चाहिए, होता है। अब देखिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे एक नारियल पूरा है और आपने लिया और उसको आधा काट दिया, तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। बिहार के जो पिछड़े गांव हैं या बलिया गाजीपुर तक भी कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग लोग पात्र के रूप में करते हैं। इसमें जैसे थोड़ी सी अगर दही रखना है तो दही रख देंगे, या तेल रखना है तेल रख दिया, बताशा रखना है बताशा रख दिया। तो यह एक तरीके का पात्र है जो कुछ सामान रखने के काम में आता है। तो उसमें यह आया है मसली शब्द। मुनरी कहती है कि एक मुनरी से वो कहता है गोधन ना कि जरा नारियल का तेल ला दो, तो वह तुरंत जाती है और एक मसली भर तेल लेकर आती है। ये मसली शब्द वहीं का है, ये बिंदी गलती से यहां लग गई है। सभा चट्टे, यह शब्द क्या है बच्चों? गांव में जो पंचायतें होती थीं वह समूह में होती थी। पंचायत का मतलब ये जो समूह में है 8, 10, 12, 20, 25, 30, 35। तो यह लोग कहीं जब बैठ करके चर्चा करते थे किसी विषय पर, तो वह स्थान ही सभा चट्टी कहलाता था। आज भी तमाम सभा चट्टियां होंगी गांव में जहां पर लोग बैठ करके लोग चर्चा करते हैं। अब इन सभा चट्टी का महत्व क्या है? सभा चट्टी का महत्व यह है कि यह किसी की अपनी सभा नहीं है, यह लगता है कि पूरे गांव की यह सभा है और लोग यहां पर आकर बैठते हैं। हो सकता है यह एक ऊंचे चबूतरे पर या किसी बड़े वृक्ष की जो छायादार वृक्ष है उसके नीचे ये हो सकती है या बनाई जा सकती है। वहां पर बैठ करके मुख्य रूप से जो चर्चा होगी उसी को क्या कहा जाएगा? सभा चट्टी। कौड़ी एक शब्द आया है, यह भी उसी गांव का शब्द है। वो कह रहा है ना कि पूरे 5 कौड़ी 5 आना। पंचलाइट जब खरीदने वो लोग जाते हैं तो दुकानदार कहता है पूरे 5 कौड़ी 5 आना। अब कौड़ी क्या है? 20 का समूह देखो मैंने लिखा है। 5 कौड़ी जब कह रहा है तो 5 इंटू 20 मैंने कर दिया, यानी 100 रुपया। और 5 आना भी आता है एक शब्द, तो आना 16 आने का 1 रुपया होता है। तो अब 5 आने से आप इस तरह से अंदाजा लगा देंगे। तो उनकी भाषा का, ये उनकी बोली का वो एक शब्द है कौड़ी। आप ध्यान रखिएगा, मैंने कौड़ी के बारे में बताया कि 20 का समूह कौड़ी कहलाता है। बतंगड़ एक शब्द आया है। बतंगड़ जो शब्द है उसका मतलब है दिखावा पसंद आदमी। एक व्यक्ति आके कहता है ना कहानी में, रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, यानी बड़ा दिखावा पसंद आदमी है। उसी ने कहा था कि देखना, चढ़ाने के लिए, महतो टोली को चढ़ाने के लिए कहा था कि देखना उसका पंपू जरा होशियारी से भरना, क्योंकि भफका जब मारेगा तो हो सकता है तुम्हारा मुंह झुलस जाए। तो यह चढ़ा रहा था क्योंकि उसके उस टोले में, बनिया टोले में भी पहले से ही पंचलाइट थी और उसे भी इस बात की ईर्ष्या थी कि कैसे महतो टोली ये पंचलाइट खरीद के लाई है, तो वो भी चढ़ा रहा था। इसलिए बतंगड़ शब्द है, भारी बतंगड़ आदमी है। अगला शब्द आ रहा है फरियाद। यहां देखिए फिर नुक्ता लगाया, और ये भी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द जो फरियाद है वह शिकायत के संदर्भ में, कंप्लेन के संदर्भ में है। फरियाद किसने किया था? मुनरी की मां जो है, गुलरी काकी जो थी, वह गई थी फरियाद लेकर किसके पास? सरपंच के पास, पंचायत के पास, कि यह जो लड़का गोधन है
यह मेरी लड़की को देखकर सलम सलम वाला सनीमा का गीत गाता है और आंख का इशारा करता है। और यह बात लगभग सभी लोग जान गए हैं। तो गुलरी काकी की इसमें अपनी बेइज्जती लग रही थी, तो उन्होंने इस बात की शिकायत की। उन्हीं की शिकायत पर तुरंत पंचायत ने क्या काम किया कि गोधन को बुलाया और उससे पूछा कि तुम इस तरह क्यों करते हो। गोधन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। संतोषजनक उत्तर इसलिए नहीं दे पाया बेचारा कि सच में वह गुलरी से प्रेम करता ही था, मुनरी से प्रेम करता ही था, मुनरी भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन सामाजिक ऐसे बंधन थे कि वह दोनों इस प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते थे। तो वो भी छुपाए हुई थी, वो भी छुपाए हुई थी। इसलिए फरियाद की गई और उसको दंडित किया गया और इस तरह से गोधन को जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन अंत में आपने देखा कि जब उनको जरूरत पड़ी कि ये जला दे कोई पेट्रोमैक्स या पंचलैट जिससे हमारे टोले की इज्जत बच जाए, तो गोधन ही काम आया। एक तरीके का जो शिकायत के रूप में जो उसको पनिशमेंट मिला था, यही शिकायत बाद में उसके लिए वरदान भी हो जाती है। अब बच्चों, जो पहला शब्द पंचलाइट लिया है लेखक ने, वह भी पंचलाइट शब्द इस कहानी में कहा गया। शुरू में मैंने बताया था कि वह एक अंग्रेजी शब्द पेट्रोमैक्स का हिंदी रूपांतरण है, जिसको पंचलाइट कह लिया है लेखक ने। वास्तव में वह पेट्रोमैक्स ही है और उस बोली में लोग उसको क्या बोल रहे हैं, पंचलाइट। तो ये सारी बातें मैंने इसमें कही हैं। अब बच्चों, आप पेन और कागज निकाल लें। आपसे मैं कुछ गृह कार्य पर चर्चा करूंगा, तो तैयार हो जाइए। गृह कार्य के संदर्भ में नोट करिए। पहला प्रश्न यह आ सकता है आपसे कि पंचलाइट कहानी का कथावस्तु या कथानक अपने शब्दों में लिखें। अब पंचलाइट कहानी का कथानक या कथावस्तु कैसे लिखेंगे, मैंने ऊपर आपको पूरा बताया है। आप यह काम करिएगा कि कहानी को पूरा पढ़िएगा। दो तीन बार जब आप पढ़ लेंगे तो आराम से उसका सारांश आप लिख सकते हैं और वही उसका कथानक या कथावस्तु हो जाएगा। दूसरी बात है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है कोष्ठक में शब्द सीमा 80 शब्द, तो 80 शब्दों में यह बात आपको कहनी पड़ेगी। जो मैंने उद्देश्य आपको पढ़ाया था वह कुल 80 शब्द में ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने वहां भी आपसे कहा था कि आप मेरी भाषा का प्रयोग न करें, अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उद्देश्य लिखिएगा। क्या बातें उद्देश्य में लिखनी है मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। अब अंतिम बात पे आ रहे हैं कि जो एक प्रश्न और आ सकता है कि गोधन की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गोधन बेटा देखो वहां पर मुख्य पात्र है, क्योंकि गोधन के ही इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है। तो गोधन की जो चारित्रिक विशेषताओं में मैंने आपको बताया कि वह कई गुणों से संपन्न है। जैसे वह गुणवान है, वह विवेकी है यानी बुद्धिमान है, वह सच्चा प्रेमी है और वह वर्ग विभेद से भी दूर रहता है। सच्चे प्रेमी को लिखते समय आप को एक संकेत दे दें कि आप इस बात को लिख सकते हैं कि अंत में पंचायत ने स्वीकृति दे दिया कि गोधन और जो मुनरी जो उससे प्रेम करती दोनों साथ साथ रह सकते हैं। उसने कहा ना, जाओ तुम्हारा 100 खून माफ। तो जिससे सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता ही है, इस बात की भी पुष्टि की गई। और उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो यह बात तुलसीदास भी मानते हैं और यह बात व्यवहार में भी सही है। तो इन्हीं चीजों को दृष्टिगत रखते हुए आप अपना यह जो गोधन का चरित्र चित्रण है आप करेंगे। अगले प्रकरण पर हम लोग किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।